अरे इतना आम मत खाया कर वरना मुंह पर दाने निकल जाएंगे, बीमार हो जाएगी। आम गर्म होता है। रहने दो माँ, तुम लोग मुझे ज्यादा आम नहीं खिला सकते इसलिए इस तरह की बातें करते हो। जिस तरह से तू आम खा रही है ना, देखना तेरी शादी एक दिन ऐसे घर में होगी जहाँ सब आम बेचते होंगे, फिर खाती रहना बस आम। माँ के समझाने पर भी पूजा नहीं मानती और सारा आम खत्म कर देती है। समय बीतता है और 1 साल बाद पूजा की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है। जहां वो घर के बाहर खड़ी थी तो वो देखती है कि कुछ वेटर घर से आम की पेटियों को उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में रख रहे थे। सुनो, रसोई और छत पर भी कुछ आम की पेटियां रखी हैं, वो भी लाकर ट्रक में भरवा दो। शहर जाने हैं ये सारे आम। मैंने आपसे पहले ही कहा था बहू के आने से पहले अपना आम का काम खत्म कर लेना, पर आप हैं जो सुनते ही नहीं। माँ बाकी बातें बाद में कर लेना, भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। अपने ससुराल में इतना सारा आम देखकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल अंदर जाती है, उसका गृह प्रवेश होता है और जब वो सोने जाने लगती है तो काजल एक प्लेट में कुछ आम काट कर लाती है। ये लो भाभी, सोने से पहले आम खा लो, ये हमारे बाग का आम है। हाँ शीतल, खा लो। कल वैसे भी घर में 10-15 नए आमों की पेटी आने वाली हैं। मैं उनमें से भी तुम्हें कुछ आम ट्राई करवाऊंगा। अरे मेरे तो मजे आ गए। माँ की जुबान पर उस दिन सरस्वती माता बैठी थी, तभी तो मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है जहाँ पूरा घर ही आमों से भरा पड़ा है। अपने सामने इतने सारे आम देखकर शीतल काफी खुश होती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और जब वो फ्रिज खोलती है तो उसमें भी उसे आम नजर आते हैं। रसोई में भी इतना सारा आम देख शीतल के मुंह में पानी आ जाता है और वो मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले कुछ आम खाती है और उसके बाद अपनी पहली रसोई करती है। वाह बहू वाह, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। वैसे तुमने आम खाया या नहीं? घर में जितने भी आम हैं सब हमारे बाग के हैं। हमारा 100 एकड़ में आम का बाग फैला हुआ है। पापा, उसे क्या पता होगा, उसे आए अभी दिन ही कितने हुए हैं। अरे नहीं, अगर बहू को नहीं पता है तो बताओ ना। मैं तो कहता हूँ आज ही तुम बहू को आम के बाग में ले जाओ और उसे अपना 100 एकड़ में फैला आम का बाग दिखाओ। विनोद के बोलने पर शाम होने से पहले सूरज शीतल को आम के बाग में ले जाता है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं तो दोनों के पीछे एक एक नौकर छाता लेकर खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही शीतल बाग में एंटर करती है वो देखती है कि चारों तरफ तरह तरह के आम के पेड़ हैं और बीच में फव्वारा है। ये देखो, ये है हमारा 100 एकड़ में फैला आम का बाग और देखो बीच में कितना सुंदर फव्वारा है जो इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। ये तो बहुत सुंदर है सच में, और ये आम का बाग बहुत बड़ा है। अब अंदर चले। वो थोड़ा और अंदर जाती है तो उसे कुछ ऐसे पेड़ नजर आते हैं जिस पर अब भी कच्चे आम थे। साथ ही वहां छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था जिसमें आमों की पेटियां रखी हुई थी। वाओ, यहाँ तो कुछ कच्चे आम के भी पेड़ हैं, पर ये घर किसके लिए है? ये क्वार्टर आम रखने के लिए है और वो जो दूसरा देख रही हो ना, वहां पर हमारे मालिक आका रहते हैं। क्योंकि 100 एकड़ में आम का बाग है इसलिए 10 माली हैं, पर इस वक्त सब कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। वैसे हमारा आम का बाग बहुत सुंदर है और बड़ा है। मैं क्या कुछ कच्चे आम तोड़ लूं? घर पर चटनी बनाऊंगी। हाँ, तुम बस अपना आम का बाग घूम लो, घर पर बहुत सारा आम है। माँ से कह देना, वो तुम्हें चटनी बनाने के लिए कच्चे आम दे देंगी। इस तरह सूरज उसे पूरा आम का बाग घुमाता है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ था। उस बाग को घूमने में शीतल को 1 घंटे से ऊपर हो जाता है और वो घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी शीतल का मन करता वो आम उठाकर लिविंग हॉल में बैठकर एसी में खाना शुरू कर देती है। उसके मुंह पर आम रस, हाथों में आम लगे हुए थे। बहू, दोपहर का समय है, लंच कर ले। तू फिर से आम लेकर बैठ गई। माँ जी, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा और आपको नहीं पता मुझे आम बहुत पसंद है, और जब मेरा 100 एकड़ में फैला आम का बाग वाला ससुराल है तो मैं आम खाने से पीछे क्यों हटूं? आशा के कहने पर भी शीतल खाना नहीं खाती और आम लेकर बैठ जाती है। समय यूं ही बीतता है। पूरा परिवार देखता है कि आंख खुलते ही शीतल आम लेकर बैठ जाती है और सोने से पहले भी आम खाकर ही सोती है। बहू, मैं जब देखता हूँ तुम आम खाती नजर आती हो, इतना आम खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाभी, अब आप आम खाना कम कर दो। अगर आपने आम खाना कम नहीं किया ना तो मजबूरन हमें घर में आम लाना बंद करना पड़ेगा। देख बहू, ज्यादा आम खाना सेहत के लिए सही नहीं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं। सभी घर वाले शीतल को समझाने की कोशिश करते हैं पर शीतल किसी की नहीं सुनती और अब छुप छुप कर आम खाना शुरू कर देती है।
मेरा ससुराल भी मेरी माँ की तरह निकला। 100 एकड़ में फैला है आम का बाग, फिर भी आम खाने से मुझे मना कर रहे हैं। अभी सब अपने अपने काम में बिजी हैं, काम करती हूँ, रसोई में खड़ी होकर 3-4 आम खा लेती हूँ। शीतल सबकी नजरों से बचकर रसोई में खड़ी होकर 4-5 आम खा लेती है। इसी तरह एक दिन। माँ जी 6 बज चुके हैं, पर अब भी बाहर बहुत धूप है। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, आप घर में रहो, आज बाजार से सब्जी मैं ले आऊंगी। भाभी फिर तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे अगले महीने तुम्हारे पेपर शुरू हैं, तुम पढ़ाई करो, मैं ले आऊंगी। सब्जी के बहाने शीतल सबसे पहले आम के बागान जाती है और बाग के चक्कर काटती है। मैंने ये लाल वाले आम कभी नहीं खाए, इससे पहले कोई आए जल्दी से कुछ आम तोड़कर खा लेती हूँ। शीतल जल्दी से कुछ आम तोड़कर खाने के लिए बैठ जाती है। ये आम कितना लजीज है, मजा आ गया आम खाकर। इससे पहले कोई आए यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी इतना बड़ा आम का बाग है, एक पेड़ से कुछ आम तोड़कर खा लिया तो किसको क्या ही पता चलेगा, और अगर किसी माली ने देख लिया तो बोल दूंगी निगरानी करने आई थी। शीतल जल्दी से आम खाकर सब्जी लेने जाती है और सब्जी लेकर घर आती है। अगले दिन जब शीतल की आंख खुलती है तो उसके चेहरे पर 2-3 छोटे छोटे दाने निकल चुके होते हैं। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे हो गए? लगता है गर्मी की वजह से हुआ है, ठीक हो जाएगा। शीतल उन दानों पर ध्यान नहीं देती और सबकी नजरों से छुपकर कुछ आम रसोई से चोरी करके अपने कमरे में रख लेती है और मौका मिलते ही उन्हें खाती है, जिस वजह से अब न सिर्फ उसके चेहरे पर बल्कि उसके शरीर पर भी फुंसी होने लगती हैं। बहू तेरे चेहरे और शरीर पर तो काफी बड़ी बड़ी फुंसी हो गई है, शायद इसी की वजह से तुझे बुखार लग रहा है। माँ जी ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है, अब तो मुझे उल्टियां हो रही हैं। इतना बोलकर शीतल बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। अपनी बहू को इतना बीमार देख आशा काफी परेशान होती है और डॉक्टर को बुलाती है। पहले से ही इतनी गर्मी है, घर में इतना सारा आम रखा है, हो ना हो आम खाने की वजह से इनके चेहरे पर और शरीर पर दाने निकले हैं। वैसे ही आम इतना गर्म होता है और आप इन्हें इतना आम खाने को दे रही हैं। मैंने कुछ दवाई लिख दी है पर आम खाना छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर जी हमने तो भाभी को आम खाने से मना किया था, पर शायद ये नहीं मानी। भाभी आप हम सबसे छुप छुप कर आम खाते हो ना? मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए आप सबके समझाने पर भी छुप कर आम खा रही थी, पर मुझे खुद से भी बहुत प्यार है, इसलिए अब से मैं आम नहीं खाऊंगी। शीतल डॉक्टर और परिवार के सामने बोल तो देती है कि वो आम नहीं खाएंगी, पर 2 दिन बाद जब उसका बुखार उतरता है तो पूरा परिवार शीतल को आम के बाग में ले जाते हैं, जहां धूप होती है और सबको पसीने भी आते हैं। बहू हम तुम्हें यहाँ आम खाने के लिए नहीं लाए, बल्कि इसलिए लाए हैं ताकि तुम फ्रेश फील कर सको। नहीं नहीं पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब तो मैं आम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। पर मेरे सामने इतने सुंदर सुंदर ताजे ताजे आम मैं कैसे ना खाऊं? दवाई तो ले ही रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी, 1-2 आम खा लेती हूँ। बाग में ताजा रसीले आम देखकर शीतल से रहा नहीं जाता और वो घर जाकर फिर से छुपकर आम खाती है, जिस वजह से फिर से उसे बुखार लग जाता है। इस गर्मी में कितनी ठंड लग रही है, आम खाने की वजह से ही मेरी बार बार तबीयत खराब हो रही है। अगर अब किसी को पता चला कि अब भी मैं आम खा रही हूँ तो सब बहुत नाराज होंगे। दवाई रखी है, यही खा लेती हूँ और कुछ दिन आम खाना छोड़ देती हूँ। जान है तो जहान है। जब शीतल दोबारा बीमार पड़ती है तो उसे अकल आती है और वो दवाई खाती है, साथ ही आम खाने पर कंट्रोल करती है। 1 हफ्ते तक जब शीतल आम नहीं खाती तो न सिर्फ उसकी तबीयत ठीक होती है बल्कि उसके दाने भी कम होने लगते हैं। माँ जी सूरज देखो मेरे दाने कितने कम हो गए। आप लोग सही कहते थे, आम खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अब से तो मैं आम को देखूंगी भी नहीं, और अगर खाना भी होगा तो मैं मैंगो शेक, आम रस या आम का आइसक्रीम बनाकर खाऊंगी। शीतल की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और शीतल भी अब आम खाना कम कर देती है और बहुत जल्द उसके चेहरे के सभी दाने खत्म हो जाते हैं। महिमा कितनी गर्मी है ना, क्लासरूम में 2-2 एसी लगे हैं लेकिन कूलिंग नाम की भी नहीं है। माया कहाँ इतनी गर्मी है, मौसम ठीक है, चुपचाप से लेक्चर पर कंसंट्रेट कर। वो इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकता है? माया, महिमा स्टैंड अप। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच क्लास में? मैम वो माया को गर्मी लग रही थी तो वो एसी की कूलिंग बढ़ाने के लिए कह रही थी। हम भी तो इस क्लासरूम में हैं, हमें तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। लगता है तुम्हें एसी में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है। यस टीचर, मुझे एसी में रहने का काफी शौक है, बचपन से ही मैं एसी में पली बड़ी हूँ। आप प्लीज या तो एसी की कूलिंग बढ़ाइए या एसी चेंज करवाइए। वो क्या है ना माया, ये एसी मेरे नहीं है, कॉलेज के हैं। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर बात करो या तुम खुद लगवा दो इस क्लास में न्यू एसी। ठीक है मैम, मैं क्लास में कल ही एसी लगवा देती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स के पास पैसों की कमी नहीं है। इतने ही पैसे हैं ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास, तो उनसे कहकर किसी नए कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें पास करने से रही। अपना बैग उठाओ और निकलो क्लासरूम के बाहर।
माया एटीट्यूड में अपना बैग उठाती है और क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। तभी बेल बजती है और महिमा भी माया के पीछे पीछे आ जाती है। टीचर को सिर्फ सॉरी बोल देती, बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी। और यार मेरे ख्याल से तुझे बिना एसी के रहने के लिए आदत डालनी होगी। हर वक्त तुझे एसी मिले जरूरी तो नहीं यार। अगर ये सब लोग एसी में नहीं रहे तो उसमें मेरी क्या गलती, बट मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ कोल्ड कॉफी पीने, तू चल रही है मेरे साथ? माया का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके चलते माया के कमरे में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 एसी लगे थे। बचपन से ही माया को एसी में रहने की आदत थी, जिसके चलते अब यही आदत उसकी कमजोरी बन चुकी थी। समय गुजरता है और शहर के पास वाले गांव में माया का रिश्ता हो जाता है और कुछ वक्त में माया की एक पवन नाम के लड़के से शादी होती है। शादी करके माया पवन के साथ उसके खेतों के बीचों बीच बने बड़े से घर के अंदर बहू बनकर आती है। कितनी सुंदर देवरानी लाई है माँ जी आप मेरी, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसे। जल्दी से काला टीका लगा देती हूँ। बहू काला टीका लगाकर अंदर से सूखी लाल मिर्च भी ले आना, ना जाने मेरी बहू को कितने लोगों की नजर लगी होगी। सभी बड़े प्यार से माया का स्वागत करते हैं। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद जब माया अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में कहीं पर भी एसी नहीं है। ये देख माया के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या पवन, तुम्हारे कमरे में एक भी एसी नहीं है? ये तुम्हारा ही कमरा है ना, कहीं नौकरों का तो नहीं है? कमरे की सजावट देखकर लग रहा है कि नौकरों का कमरा होगा माया, ये हमारा ही कमरा है। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे कमरे में एक भी एसी नहीं है? कमरे में तो एसी जब होगा ना जब मैं कमरे में रहता होऊंगा। मतलब तुम अपने कमरे में नहीं रहते? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। भाभी ने तुम्हें अभी तक लगभग पूरा घर दिखाई दिया होगा और हमारे पूरे घर में कहीं पर भी एसी नहीं है। हमारा घर हमारे खेतों के बीचों बीच बना है, इसलिए वहां वैसे ही ठंडक रहती है। और मैं तो अपने ऑफिस के सिलसिले में हफ्ते भर शहर में रहता हूँ और जब आता हूँ तो सबके साथ बाहर खेतों में सोता हूँ। मैं तो बिना एसी के 1 मिनट भी नहीं रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी? पवन की बात सुनते ही माया के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है। थोड़ी देर में जैसे ही रात होती है माया की जेठानी आकांक्षा आती है। अरे आकांक्षा, तुम अभी तक कमरे में ही बैठी हो, चलो बाहर आ जाओ। माया जैसे ही आकांक्षा के साथ बाहर खेतों में जाती है तो देखती है कि चारों तरफ सबके सोने के लिए खाट बिछ चुकी हैं और सब एक एक करके सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलो माया, तुम भी सो जाओ, थक गई होगी ना काफी। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं बाहर खेतों में कैसे सो सकती हूँ? मुझे बिना एसी के सोने की आदत नहीं है। और तो और आज तो हमारी सुहाग रात भी है, मैं घर के अंदर ही सोऊंगी। हम सब शुरू से ही खेतों में ही सोते आ रहे हैं, बाहर हवा भी काफी अच्छी चलती है। तू कहाँ अंदर गर्मी में सोएगी? यहाँ गांव है, यहाँ अक्सर रात के अंधेरे में बिजली चली जाती है, खामखा परेशान होगी। आजा हमारे साथ बाहर खेतों में सो ले। मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर खेतों में नहीं सोऊंगी तो नहीं सोऊंगी। एक तो आपके पूरे घर में एक एसी नहीं है, ऊपर से आप मुझे खेतों में सुला रहे हैं। माया गुस्से में तिलमिलाए हुए अपने कमरे में जाती है और पंखा चलाकर सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक रात में बिजली चली जाती है। क्या मुसीबत है, एक तो बिना एसी के खेतों में सोने वाले ससुराल मिला है, ऊपर से बिजली भी चली गई। इसका मतलब अब क्या मुझे सच में खेतों में सोना पड़ेगा? न चाहते हुए भी गर्मी से परेशान हो रही माया बाहर आकर खेतों में सोने की कोशिश करती है, लेकिन रात भर माया को ठीक से नींद नहीं आती और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। माँ जी, मैं कल रात बड़ी मुश्किलों से खेतों में सोई थी। आपके पास इतने सारे पैसे हैं, जमीन जायदाद है, तो आप मेरे कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा देती? और अगर लाइट जाती है तो जनरेटर भी तो लगवा सकते हैं ना। बहू पैसा है, लेकिन अभी शादी में भी काफी खर्चा हो गया है और हाल फिलहाल में हमने अभी जमीन भी खरीदी है। एसी तो लगवा दे, लेकिन बिजली जाती रहेगी तो क्या फायदा? कुछ दिनों की दिक्कत है, फिर धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी खेत में सोने की। माँ जी आप समझने की कोशिश करिए, मैं खेतों में नहीं सो सकती। लता माया की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तो वहीं बेचारी माया को आज भी खेतों में ही सोना पड़ता है। माया गहरी नींद में अभी गई ही थी कि तभी एक टिड्डा जाकर माया की नाक पर बैठ जाता है। मेरी नाक पर क्या है, हटाओ इसे। माया जैसे ही आंख खोलती है तो उस टिड्डे को अपनी नाक पर बैठा देख काफी तेज चिल्लाती है, जिससे सबकी आंखें खुल जाती हैं। ये क्या भाभी, आप एक छोटे से टिड्डे से डर गई हैं? आप भी ना, मुझे लगा कि आपने शेर देख लिया हो। हंस लो बेटा, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी जब तुम्हें पता चलेगा। माया पैर में अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक चादर ओढ़कर सो जाती है और अब जैसे ही सुबह उठकर माया अपने पैर जमीन पर रखती है तो देखती है कि उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि गोबर पर पड़े हैं। हाय हाय, ची ची ची, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। लगता है गाय ने बिल्कुल टारगेट सेट करके मेरी खाट के पास ही गोबर किया है। भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं खेतों के बीच। माया अंदर जाती है और हाथ पैर धोने लगती है।
तो वहीं आज रात भी माया को ढेर सारे मच्छर परेशान करने लगते हैं। जहां सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वहीं माया बेचारी मच्छर मारने में लगी हुई थी। कुल मिलाकर 15 मच्छर मार दिए हैं। अब बस कुछ और बाकी है, फिर सबका खेल खत्म। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। काफी दिनों बाद आज माया खेतों में चैन की नींद सो रही थी। तभी अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के चलते सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माया जाती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में लथपथ हो जाती है। अब बस यही दिन देखना रह गया था। खेतों पर सो सोकर मैंने अपना मुंह भी काला करवा लिया। अरे माया, ऐसा क्यों बोल रही हो? खेत है कि यहाँ अक्सर थोड़ा सा पानी गिरने से भी कीचड़ हो जाती। चलो अपना हाथ दो। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके सहारे की। एक काम करिए, पहले आप जी भरकर हंस लीजिए, फिर मेरी मदद करना। कहकर थक गई मैं आप लोगों से कि मुझे खेत में नहीं सोना है। बिना एसी के तो मैं फिर भी कमरे में जैसे जैसे करके सोने की कोशिश करती, लेकिन खेतों में कैसे सोऊंगी? अब मैं चली अपने मायके। माया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। समय देख रही हो, रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त तुम शहर जाओगी? चुपचाप से अंदर जाओ और नहाकर कपड़े बदल लो। अब तो मैं अपने कपड़े अपने मायके में ही बदलूंगी। माया इसी गंदी हालत में कमरे में जाती है और गुस्से से अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ जाती है। बारिश रुकते ही माया जैसे ही बस लेने के लिए जाती है तो देखती है कि रात होने की वजह से एक भी बस नहीं है और बेचारी माया को वापस अपने खेतों वाले ससुराल में आना पड़ता है। कभी माया को मच्छर सताते तो कभी पास के जंगलों से अजीब अजीब जानवरों की आवाज सुनकर माया घबरा कर उठ जाती। ये मच्छर और जानवर की आवाज मुझे सोने देने से रही। एक काम करती हूँ, खाट उठाकर उस तरफ चली जाती हूँ। क्या पता उस तरफ मच्छर और जानवर की आवाज परेशान ना करे। माया अपनी खाट लेकर खेत से थोड़ी दूर जाकर सोने लगती है। माया को सोए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी माया को एक अजीब आवाज आती है। माया जैसे ही आंख खोलकर देखती है तो उसके पैरों के आसपास जमीन पर एक भालू का बच्चा बैठा था। ये तो भालू है। माँ जी, पिताजी, जेठानी जी, जल्दी से उठिए, भालू का बच्चा मुझे खा जाएगा। माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। तो वहीं मिथिलेश जल्दी से एक डंडे पर कपड़ा बांधकर उसे जलाकर माया के पास आता है। उन लोगों को देख वो भालू का बच्चा डरकर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। तो वहीं अब सब माया को घर के अंदर लेकर आते हैं। थोड़ा पानी पी लो और रिलैक्स हो जाओ। भगवान का शुक्र है उस भालू ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहने को तो वो भालू का बच्चा था, लेकिन काफी खतरनाक था। क्यों बाबा? सही कहा तुमने बेटा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पवन और माया बहू अब हमारे साथ इस खेतों के बीचों बीच नहीं रहेंगे। क्या? लेकिन क्यों बाबा? हमसे कोई गलती हुई है क्या? बेटा, गलती तुमसे नहीं बल्कि हमसे हुई है। हम सबको तो खेतों में सोने की आदत है, लेकिन हमने माया बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो शहर से आई है। उसे कितनी दिक्कत होती होगी। तुम तो काम के सिलसिले में शहर रहते हो, लेकिन बेचारी माया बहू का क्या होगा? इसलिए अब तुम हमारे साथ इस घर में न रहकर यहाँ से थोड़ी दूर मेन गांव में जो हमारा घर है वहां पर तुम लोग रहो, और वहां मैं एक एसी भी लगवा दूंगा। जो भी कुछ हुआ उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। माया बहू से ज्यादा हमारे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है। जिन ससुराल वालों को माया अब तक इतना गलत समझ रही थी, उनकी बातें सुनकर माया की आंखें भर आती हैं। और अब अगले दिन ही माया अपने पति के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और आराम से अब कमरे में लगे एक ही एसी में अपना अच्छे से गुजारा करती है।